हेलो बच्चों। आज हम IIT जी एडवांस 2025 में पूछे गए कोरिजन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये बोलता है कि एक स्केटिंग एक्सपेरिमेंट में एक स्टेशनरी मास है m, उसको एक 2m मास जो हैवी मास है उससे वो किसी वेलोसिटी से आता है और इसमें टकराता है। टकराने के बाद दोनों मास किसी एंगल में स्कैटर हो जाता है। तो जो हैवी मास जिस एंगल में स्कैटर हो रहा है वो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पार्टिकल के कोलिजन में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रखते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो पार्टिकल का कोलिजन है उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने में क्या एडवांटेज है, उस सब को डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो कोलिजन होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि ऐसा कोलिजन जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम का सेम रहेगा, तो उस टाइप के कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जबकि इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम सेम नहीं रहता है और हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट या लॉस होता है। दूसरा क्या है, क्योंकि हमारे जो कोलिजन के प्रोसेस में कोई भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो ड्यू टू एक्सटर्नल अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो जो हमारा सिस्टम का नेट मोमेंटम होगा बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन वह आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कोलिजन के प्रोसेस को समझने के लिए आवश्यक है वो है सेंटर ऑफ मास। तो सपोज हमारे एक सिस्टम में कोलिजन में एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है, जिसका जो रेडियस वेक्टर r1 है ना r2 है। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर हम m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से निकाल सकते हैं। ठीक। और इसी जो पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल सकता है। इन कोलिजन के प्रोसेस में आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे सेंटर ऑफ मास इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम कोलिजन के प्रोसेस को सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखें, तो सेंटर ऑफ मास में अगर हम बैठ के देखेंगे तो हमारे रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो सिस्टम का नेट मोमेंटम होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम में बैठ के अगर हम कोलिजन का एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो कोलिजन से पहले सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो भी जीरो है, और कोलिजन के बाद जो सिस्टम का नेट मोमेंटम है वो भी जीरो है। तो नेट मोमेंटम जीरो होने के चक्कर में हम अपने जो हमारा एनालिसिस है वो काफ़ी इजी हो जाता है। अब हम आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे पार्टिकल का वेलोसिटी निकालेंगे और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे आपका कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम जीरो है, उसको प्रूव करके दिखाएंगे। पार्टिकल जो m1 है m2 है उसका रैप फ्रेम में वेलोसिटी u1 है और m2 का रैप फ्रेम में वेलोसिटी u2 है। ठीक, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। सपोज इसका अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालना है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें सेंटर रैप फ्रेम से पार्टिकल ए का पोजीशन दिखाया गया है और सेंटर ऑफ मास से भी पार्टिकल ए का पोजीशन दिखाया गया है जो आर ए सी के बराबर है। तो ये जो हमारा r10 जो होगा ये आर सी प्लस आर ए सी के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा जो वेलोसिटी है पार्टिकल वन का और टू का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम हम निकाल सकते हैं। तो हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में m1 का वेलोसिटी u1c आया और m2 का वेलोसिटी u2c आया। तो हमारा जो सिस्टम का नेट मोमेंटम रहेगा कितना होगा बिफोर कोलिजन, m1 u1c प्लस m2 u2c।
और U1C और U2C में जो हमारा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो हमने ऊपर प्रूव किया है, उसको पुटअप करेंगे तो हमारा जो P1 का वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो टोटल मोमेंटम हमारा है बिफोर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितना है, 0 है। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से और बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, उसका वैल्यू आपका 0 रहता है। सिस्टम का मोमेंटम जो है 0 है, तो हम जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स है उनके बीच का जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं U1C और U2C के बीच में, और सिमिलरली आफ्टर कोलिजन V1C और V2C के बीच में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोलिजन के, इलास्टिक कोलिजन में, वह है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा कोलिजन से पहले का जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 U2 स्क्वायर होगा। और जो कोलिजन के बाद का जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 V2 स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल का स्पीड है बिफोर कोलिजन और जो पार्टिकल का स्पीड है आफ्टर कोलिजन, वो बिल्कुल सेम है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कोलिजन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें तो कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद में जो पार्टिकल का स्पीड है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है और स्पीड आपका सेम रहता है। तो हमने देखा कि जो हमने अभी तक जो की कॉन्सेप्ट सीखे वो क्या है कि जैसे जो हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो कोलिजन को हम एनालिसिस करेंगे, तो उससे एक तो हमारा ये फायदा हो रहा है कि जो हमारा टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, चाहे कोलिजन से पहले का है या कोलिजन के बाद का है, वो कॉन्स्ट उसका वैल्यू आपका 0 रहेगा। तो इससे हमारा जो कोलाइडिंग बॉडी के बीच में वेलोसिटी के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो पार्टिकल का स्पीड है कोलिजन के बाद का और कोलिजन के पहले का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वही आपका सेम होगा। तो इस दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कोलिजन के जो क्वेश्चंस है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास निकाल दिया जिसका वैल्यू m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम इस कोलिजन को देखें तो m1 आपका U1C और m2 U2C वेलोसिटी से एक दूसरे की ओर टकराएगा। ओके, जिसके कारण इसका जो कोलिजन से पहले का नेट मोमेंटम जो होगा वह आपका 0 हो जाएगा। और कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल एक थीटा सी जो स्कैटरिंग एंगल है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में स्कैटर होगा। और इस टाइप अपोजिट डायरेक्शन में स्कैटर होगा क्योंकि जो कोलिजन के बाद का मोमेंटम होगा वो भी आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 होता है। ओके, और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल का स्पीड है वो कोलिजन के बाद का स्पीड और कोलिजन से पहले का स्पीड आपका सेम रहता है। ओके, तो पार्टिकल जो m1 है वो ये आपका रैप फ्रेम में v1 स्पीड से थीटा 1 में स्कैटर कर रहा है, और वही पार्टिकल सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखा जाए तो v1c स्पीड में थीटा c एंगल में स्कैटर कर रहा है। तो v1c और v1 जो है एक दूसरे से आपका v1c इक्वल टू v1 माइनस vc इस वेक्टर इक्वेशन से एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो हम इस जो वेक्टर ट्रायंगल है इसकी हेल्प से थीटा 1 और थीटा सी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो इस वेक्टर ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद जो हमारा टेन थीटा 1 का वैल्यू आ रहा है वो ये आपका साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा सी प्लस वी सी डिवाइडेड बाई V1C के बराबर आ रहा है। क्योंकि हमें VC और V1C के वैल्यू इक्वेशन में गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में केवल मास m1 और m2 का वैल्यू है। तो हम इस वेलोसिटी की रेशियो को m1 और m2 के रेशियो में चेंज करेंगे। तो m1 एंड m2 के रेशियो में चेंज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो VC डिवाइडेड बाई V1C जो उसका वैल्यू आपका m1 बाई m2 के बराबर आ रहा है।
तो हमारा जो टेन थीटा वन का वैल्यू आया, टेन थीटा वन इक्वल टू साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा सी प्लस एम वन बाई एम टू आया। तो हमें इस क्वेश्चन में थीटा वन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जिसको हम इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा वन का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 5/6 हम मिल रहा है। सेम मैक्सिमम वैल्यू को हम इस वेलोसिटी डायग्राम वेक्टर डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो हमारा वी वन इक्वल टू वी सी प्लस वी वन सी है, तो जैसे हम थीटा सी को वेरी करेंगे तो वी वन सी का जो वेक्टर है एक सर्कल में घूमेगा। तो मैक्सिमम थीटा वन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब जो उसमें सर्किल में टेंजेंट जिस पॉइंट से जाएगा वही थीटा वन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम थीटा वन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे थीटा वन का वैल्यू आ रहा है, टेन थीटा वन इक्वल टू साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा सी प्लस एम वन बाई एम टू। तो हम देख रहे हैं कि जो थीटा वन का वैल्यू है वो एम वन बाई एम टू के रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो इसमें तीन केस हो सकते हैं, जब एम वन का वैल्यू एम टू से ज़्यादा हो, या एम वन या एम टू का वैल्यू आपस में बराबर हो, या एम वन जो कोराइडिंग जिससे कोराइड कर रहा है उसका वैल्यू स्टेशनरी मास से कम हो। तो हम देख रहे हैं कि टेन थीटा वन का मैक्सिमम वैल्यू जो कब होगा, जब इसका जो डिनोमिनेटर कॉस थीटा सी प्लस कि एम वन बाई एम टू का वैल्यू जो है अगर आपका जीरो होगा तो टेन थीटा वन टेंस टू इन्फिनिटी। तो पहले वाले केस में जब एम वन का वैल्यू एम टू से ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो थीटा वन का मैक्सिमम वैल्यू आपका पाई/2 से कम होगा, जिसको हमने ग्राफिक करीब भी किससे अभी समझाया है। दूसरा, जब एम वन और एम टू के बराबर हो जाएगा तो कॉस थीटा सी प्लस एम वन बाई एम टू के वैल्यू जीरो आपका थीटा सी इक्वल टू पाई पे होगा। तो अगर थीटा सी इक्वल टू पाई पे मैक्स जीरो होगा तो टेन थीटा वन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका पाई/2 होगा। तीसरा केस है जब एम वन आपका एम टू से कम होगा, तो डिनोमिनेटर आपका जीरो जो होगा थीटा सी इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एम वन बाई एम टू पे होगा, और टेन थीटा वन का मैक्सिमम वैल्यू तब इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा। तो इस टाइप से हम सेंटर मास फ्रेम में जो कोलिजन की जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।